Hello everyone, my name is Avinash Kumar Yadav and I welcome all of you to the official YouTube channel of Law Prep Tutorials. आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं about a recent incident that happened yesterday in Supreme Court of India in presence of two Supreme Court judges, जहां पर एक litigant ने कोर्ट रूम के अंदर बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। इस litigant ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, पेपर्स को हवा में फेंक दिया और इसके साथ साथ ही जजेस के ऊपर ऑर्डर भी पास कर दिया और उन्हें डायरेक्ट किया सर्टेन थिंग्स करने के लिए। क्या है ये इशू एंड कैन दिस कॉन्स्टिट्यूट क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट अंडर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971? इसके बारे में हम बात करने वाले हैं एंड वी विल एनालाइज द होल सिचुएशन फ्रॉम अ लीगल लेंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस टॉक अबाउट द इशू दैट वी हैव इन हैंड। अब अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि इस केस के अंदर एक्चुअली हुआ क्या है। 10th of July 2026 को एक लिटिगेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अप्रोच किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए, एंड द बेंच कंप्राइज्ड ऑफ जस्टिस केवी विश्वनाथन एंड जस्टिस आलोक आराधे। अब इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि लिटिगेंट वाज अपियरिंग इन अ ब्लैक कोट, हाउएवर he is not a lawyer and he was appearing for himself to present his case. अब इसके आगे देखें तो तीन चीजें यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला तो लिटिगेंट ने यहां पर यह शब्दों का इस्तेमाल किया जहां पर उसने जजेस को जुडिशियल सर्वेंट नाम से रेफर किया और उन्हें ऑर्डर किया कि वो एक एफआईआर रजिस्टर करें एसीपी लखनऊ के अगेंस्ट। जस्टिस विश्वनाथन ने इस पर सरप्राइज होकर के यह पूछा दैट आर यू ऑर्डरिंग अस टू डू समथिंग। यह एक की हाईलाइट था। इसके बाद लिटिगेंट ने अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, पेपर्स को हवा में फेंक दिया, हियरिंग को डिसरप्ट किया। इसके बाद उसको कोर्ट की सिक्योरिटी के द्वारा वहां से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का अगर रिस्पॉन्स देखें तो जजेस रिमेन्ड वेरी काम और उन्होंने बाकी मैटर्स की हियरिंग जो है उसको कंटिन्यू किया। जिस पिटीशन को लेकर के लिटिगेंट आर्ग्यू कर रहा था या अपनी साइड प्रेजेंट कर रहा था, उस केस को हाउएवर डिसमिस कर दिया गया और कोर्ट ने कोई भी ग्राउंड्स ऐसे नहीं फाइंड करे जिसके बेसिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स किया जा सके। कोर्ट ने हाउएवर रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करते हुए कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने से मना कर दिया और जजेस ने इसका रीजन दिया जो लिटिगेंट की कंडीशन है। हाउएवर we do not have any clarity as to what the judges were referring when they were talking about the litigant's condition, so we should not make any speculations about it, right? आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं यहां पर दो सेपरेट लीगल इश्यूज थे जो कोर्ट को कंसिडर करने थे। सबसे पहला इशू था कि जिस पिटीशन के लिए यहां पर लिटिगेंट अपीयर कर रहा था उसके क्या मेरिट्स हैं, यानी क्या सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर करना चाहिए था इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ। तो कोर्ट ने यह पाया कि उनके पास कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं थे टू इंटरफियर विद द जजमेंट दैट वाज डिलीवर्ड बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट। दूसरा इशू व्हिच इज इवन अ मोर कंपेलिंग इशू हियर इन दिस केस, दैट इज क्या जो लिटिगेंट का बिहेवियर या कंडक्ट था इस केस के अंदर, क्या वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जा सकता है और क्या यहां पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया जा सकता था इवन दो द कोर्ट चोज नॉट टू इनिशिएट सच प्रोसीडिंग्स given the condition of the litigant here in this case, right? इसके आगे चलें तो हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि contempt of court क्या होता है अंडर contempt of courts एक्ट ऑफ 1971, जो कि लॉ है जो रेगुलेट करता है ऐसे इश्यूज को। सो contempt of courts एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज ए प्रोवाइड करता है कि contempt दो तरह का हो सकता है, वन इज सिविल contempt एंड द अदर वन इज क्रिमिनल contempt। However, it is pertinent to note कि contempt of court से रिगार्डिंग जो प्रोविजंस बनाए गए हैं वो जजेस के पर्सनल ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है और ये ओवरऑल जुडिशरी की सैंक्टिटी को मेंटेन करने के लिए और पब्लिक का कॉन्फिडेंस जुडिशरी में मेंटेन करने के लिए बनाए गए हैं। अगर हम यहां पर डिस्टिंक्शन देखें कि सिविल प्रोसीडिंग्स और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के बीच में क्या डिस्टिंक्शन हो सकता है या सिविल कॉन्टेम्प्ट या क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट के बीच में क्या डिस्टिंक्शन हो सकता है, तो सेक्शन 2 क्लॉज बी सिविल कॉन्टेम्प्ट को डिफाइन करता है जहां पर कोई एक इंसान विलफुली
डिसओबे करता है कोर्ट के ऑर्डर को, एंड किसी तरीके की अंडरटेकिंग जो एक पर्सन ने कोर्ट को दी है, अगर वो विलफुल मैनर में उसको वॉयलेट करता है या ब्रीच करता है, तो दीज टू सिनेरियोज विल कॉन्स्टिट्यूट सिविल कॉन्टेम्प्ट अंडर सेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट। Whereas if we talk about criminal contempt under section 2 clause C, कोई भी ऐसा एक्ट, जेस्चर या पब्लिकेशन जो स्कैंडलाइज करता है या कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर करता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के साथ इंटरफेरेंस करता है या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इंटरफेरेंस कॉज करता है, उसको हम क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट मान सकते हैं। ये जो प्रेजेंट केस है ये फॉल करता है एक क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट के सिनेरियो में, कंसिडरिंग वॉट एवर हैपेंड इनसाइड द कोर्ट रूम। क्यों ये जो इशू है ये क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट के अंदर फॉल करता है, इसके बारे में बात करते हैं। लिटिगेंट ने एग्रेसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जो कि जजेस की तरफ डायरेक्टेड थी, उसने कोर्ट को कमांड करने की कोशिश करी, अब्यूजिव भाषा का इस्तेमाल किया, पेपर्स को हवा में फेंक दिया, जो प्रोसीडिंग चल रही थी उसको डिसरप्ट किया, और कोर्ट की सिक्योरिटी को इंटरवीन भी करना पड़ा इस केस के अंदर। ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये सिनेरियो क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट के अंदर फॉल कर सकता है। हाउएवर इन कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट केसेस इट इज नॉट रेलेवेंट वेदर जजेस पर्सनली फेल्ट ऑफेंडेड, बट इंपॉर्टेंस इन चीजों को दी जाती है कि क्या कंडक्ट इंटरफेरेंस माना जा सकता है विथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो अब आप ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि एनीथिंग और एवरीथिंग दैट इज सेड अगेंस्ट जुडिशरी will amount to contempt of court. A valid criticism of judicial system or judiciary is protected because this is given under Article 19 Clause 1 Clause A of the Indian Constitution, which provides all the citizens with the right of freedom of speech and expression. तो अगर कोई इंसान किसी जजमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, जुडिशरी की रीजनिंग को क्वेश्चन कर रहा है, या कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के साथ अग्री नहीं करता, या जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी मांग रहा है या डिमांड कर रहा है, या फिर लीगल या फिर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को सजेस्ट कर रहा है, ये एक वैलिड क्रिटिसिज्म माना जाएगा जुडिशियल सिस्टम का, और ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एम्बिट में फॉल नहीं करता। हाउएवर, कौन सा ऐसा कंडक्ट है जो कॉन्टेम्प्ट माना जा सकता है, जहां पर कोई भी इंसान जजेस को अब्यूज करता है या थ्रेटन करता है, विटनेसेस को इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान लगातार शाउट करता है या फिर चिल्लाता है, कोर्ट रूम के अंदर ऑब्जेक्ट्स को फेंकता है, या कोर्ट को प्रॉपर फंक्शनिंग में किसी तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट करता है या प्रिवेंट करता है, राइट? हेंस स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशरी मे बी प्रोटेक्टेड, हाउएवर obstruction of justice will not be tolerated. That is something that we need to remember. अब contempt of court के अंदर भी there is a particular scenario of contempt of court that is generally treated to be a more serious case amongst others, and that is contempt of court in facie curi. That is contempt in face of the court, right? जहां पर भी कोर्ट की प्रेजेंस में अगर contempt किया गया है तो वो इस एम्बिट में फॉल करेगा। और क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं? ऐसा कॉन्टेम्प्ट जो कोर्ट की प्रेजेंस में किया गया है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान किया गया है, या फिर इमीडिएट नॉलेज ऑफ द जजेस के अंडर किया गया है, इसको हम कॉन्टेम्प्ट इन फेसी क्यूरी टर्म कर सकते हैं, एंड इट इज जनरली ट्रीटेड एज अ मोर सीरियस केस अमंगस्ट अदर्स। एग्जाम्पल्स क्या होंगे? जजेस को अब्यूज करना, रिपीटेडली कोर्ट प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट करना, कोर्ट में ऑब्जेक्ट्स को फेंकना, विटनेसेस, जजेस या लॉयर्स को थ्रेटन करना, या वार्निंग दिए जाने के बाद भी रुकने से मना करना। तो ये जो प्रेजेंट सिनेरियो है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है कॉन्टेम्प्ट इन फेसी क्यूरी अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव अंडरस्टूड सो फार। सेक्शन 14 ऑफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट इस सिनेरियो को एक्सप्लेन करता है, जहां बताया गया है कि कोई पर्सन अगर प्रेजेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ऐसा कोई एक्ट या जेस्चर या पब्लिकेशन करता है तो उस केस के अंदर उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जा सकता है, उनको डिटेन किया जा सकता है, जो आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर उसके बारे में उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, और उसके बाद भी उनको रेस्पॉन्ड करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। दैट मीन्स
that even in such cases principle of natural justice will be ensured to the accused. कोर्ट ऐसे केसेस में एविडेंस को रिकॉर्ड कर सकती है. कंटेम्नर जो है, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है कॉन्टेम्प्ट करने के लिए, उसकी बातों को सुनेगी, या तो पनिश कर सकती है या डिस्चार्ज कर सकती है. एंड डिस्चार्ज इज यूजुअली इन केसेस वेयर द अक्यूज्ड renders a genuine apology, and in those cases if the court is satisfied they may discharge the punishment or they may refuse to punish the person. अगर हम लोग देखें यहां पर, तो अगर डायरेक्टली कोर्ट रूम के अंदर किसी तरीके का कॉन्टेम्प्ट किया गया है तो उस केस में भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को इंश्योर किया जाएगा. एंड इन सम सर्कमस्टेंसेस जो कंटेम्नर है वो ये भी रिक्वेस्ट कर सकता है दैट देयर केस बी हर्ड बाय सम अदर जज, राइट. अब अगर हम देखें तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1971 इज अ स्टैट्यूट, इट इज अ लॉ which explains us this scenario, but it is not the only piece of law that talks about it. India में Supreme Courts and High Courts have been given these powers under Constitution, and Constitution का आर्टिकल 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब कोई भी ऐसी कोर्ट जो अपनी कॉन्टेम्प्ट के लिए खुद ही पनिश कर सकती है. सिमिलरली हर एक हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और अपनी कॉन्टेम्प्ट के लिए खुद ही पनिश कर सकती है. दिस हैज बीन प्रोवाइडेड टू अस अंडर आर्टिकल 215 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 142, सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है जो कंप्लीट जस्टिस को इंश्योर करने के लिए नेसेसरी है. Hence, even though Article 142 is not directly related to contempt of court, but यहां से भी कोर्ट के पावर्स डिराइव किए जा सकते हैं टू इंश्योर दैट जस्टिस इज डन, राइट. अब अगर हम देखें यहां पर तो कुछ केसेस की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि पर्पस क्या है और स्कोप क्या है कॉन्टेम्प्ट के जुरिस्डिक्शन का. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ ब्रह्म प्रकाश शर्मा केस ऑफ 1954, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह एक्सप्लेन करा कि जो कॉन्टेम्प्ट जुरिस्डिक्शन एग्जिस्ट करता है वो प्राइमरीली पब्लिक के कॉन्फिडेंस को जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में है उसको स्टोर करने के लिए या फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है, जिससे लोगों का भरोसा जुडिशरी के ऊपर से नहीं उठ जाए. जो भी अगर डिफेमेटरी क्रिटिसिज्म कॉन्टेम्प्ट तभी बनता है जब वो कैलकुलेटेड है, मींस वॉलंटरी है, जिसके पास रियल टेंडेंसी है इंटरफेयर करने की विथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. तो इसका मतलब एनी पर्सनल कमेंट अबाउट जज विल नेसेसरीली नॉट बी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बट it has to be proved that there's a real tendency that the publication or the act or gesture will interfere with administration of justice and would lower public's confidence in our judicial system. आगे चलते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन केस ऑफ 1998, यहां पर कोर्ट ने यह बताया कि कॉन्टेम्प्ट जुरिस्डिक्शन और डिसिप्लिनरी जुरिस्डिक्शन जो एडवोकेट्स एक्ट के अंदर है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. इवन दो यहां पर जो हमारा लिटिगेंट है वो लॉयर नहीं है, तो ये केस एग्जैक्टली एप्लीकेबल नहीं है, बट हमें यह समझना है कि अगर कोर्ट कोई एक्शन लेती है कॉन्टेम्प्ट लॉ के तहत तो वो एक अलग एक्शन होता है, और अगर एडवोकेट्स एक्ट के तहत अगर किसी एडवोकेट पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलाई जाती हैं तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स एक एडवोकेट को कॉन्टेम्प्ट के लिए पनिश कर सकती हैं, सस्पेंड कर सकती हैं या रिमूव कर सकती हैं एडवोकेट का लाइसेंस, और ये कहां पे फॉल करेगा, ये डिसिप्लिनरी जुरिस्डिक्शन के अंदर फॉल करेगा, राइट. विनय चंद्र मिश्रा केस के बारे में अगर हम बात करें, कोई एडवोकेट अगर इंसल्टिंग या थ्रेटनिंग लैंग्वेज यूज करता है जज के टूवर्ड्स जो किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन माना जा सकता है, तो उसको हम कहां पे मानेंगे, क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट के अंदर रखने वाले हैं. यह भी बताया गया है कि एडवोकेट्स जो कि ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं उनको डिग्निटी मेंटेन करना जरूरी है और वो जजेस को इंटिमिडेट नहीं कर सकते और ना ही कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट कर सकते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दीज key precedents we were able to get some idea about the law on contempt of court, and we were also able to get some understanding as to why whatever happened yesterday inside the courtroom would amount to criminal contempt. However, court ने इस केस में यह फैसला लिया कि वो contempt of court की proceedings को initiate नहीं करना चाहते हैं
और उन्होंने इस केस में रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया है रादर देन गोइंग विद द पनिशमेंट फॉर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट ने यहां पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। हाउएवर जिस पिटीशन के लिए लिटिगेंट आर्ग्यू कर रहा था उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। कोई भी एफआईआर या फिर कोई अरेस्ट अभी तक नहीं हुई है, बट lawyers body, that is Supreme Court Bar Association, is still demanding that whatever happened inside the courtroom was not right and the litigant should be punished. अब ये करंट स्टेटस है इस इशू का। कोर्ट ने यहां पर इस केस में रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया है and they have decided not to initiate proceedings and not to punish the litigant, but you have to let me know your opinion on this issue. Please let me know in the comment box as to what do you think should have been done in this case and what do you think could have been a cause for this. Thank you so much for watching this video.